फॉर्मेटिंग वगैरह कर लीजिए ना। हाँ ये थी हमारी लास्ट टाइम की शीट, राइट? इसके बाद अभी कुछ किया है। ठीक है ठीक है, दिखने वाला एक शुरू करता हूँ। और देखो ये शीट थी हमारी लास्ट टाइम, इसी पे वर्क कर रहे थे हम, है ना? ठीक है, तो हमने इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग एवरीथिंग कर रखी है। हमने रिपोर्ट कार्ड में जब हम बात कर रहे थे तो हमने सम एवरेज परसेंटेज वगैरह भी कर लिया है ना? ओके, तो आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जिनको हम कॉम्बिनेशन में या फिर ऑन देयर ओन या जिस भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तो यहाँ पे बात कर लिए थे, सम, एवरेज, परसेंटेज, काउंट, ये सब तो हमने टोटल यहाँ पे बात कर लिए थे, है ना? सो इसी के ऊपर लेट्स से वी हैव टू पुट सम अदर फॉर्मूलाज, ठीक है। सो इन बेसिक फॉर्मूलाज की बात, रुको, लेट मी सी कौन कौन से फॉर्मूला करवाने तुम्हें। और हमने रिमूव डुप्लीकेट्स वगैरह भी कर लिए थे, डुप्लीकेट रिमूविंग वगैरह, और ट्रिम वगैरह किया था। ट्रिम में क्या था सर? ट्रिम में लास्ट में की जो भी टेक्स्ट है उसके बाद अगर एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं तो वो हट जाते हैं। ट्रिम भी कर लिया था ना, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट भी कर लिया था कि वी हैव टू रिप्लेस समथिंग, अगर किसी टेक्स्ट से कुछ और रिप्लेस करना है, मतलब हाइफन से मान लो स्लैश रिप्लेस करना है, जो भी है वो भी कर लिया था ना, ठीक है। मैंने डेटा वैलिडेशन नहीं किया था, ठीक है। डेटा वैलिडेशन, टेबलिंग एंड ये सब यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो एक मिनट रुको, मैं पानी भी किया था, तो चार्जिंग वगैरह में लगाना लैपटॉप को लगा लो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन एंड टेबलिंग से, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास सिलेक्टेड टेबल, ठीक है, ये वाला टेबल है मेरे पास, है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? तो जैसे लेट्स से मेरे पास ये टेबल है, ठीक है। अब जैसे हमारे विजुअली में मैं देख रहा हूँ तो ये टेबल की तरह दिख रहा है, हाँ, बट एक्सेल को भी ना पता नहीं है कि ये टेबल है, वो इसे शीट का एक पार्ट मानता है, ठीक है। सो टू मेक इट अ प्रॉपर टेबल हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये टेबल है, हमें इसे एक्सेल को बताना पड़ेगा कि ये टेबल है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एंड इसको मैं कंट्रोल टी करता हूं। इस तरीके से मेरे पास एक क्रिएट टेबल का डाटा बॉक्स खुल जाएगा। इसमें यू हैव टू चेक ऑन माय टेबल हैज हेडर्स। तो हेडर्स क्या होते हैं कि जो आपके कॉलम के नाम है, अगर जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसके अंदर हर एक कॉलम के सबसे फर्स्ट रो में कॉलम के नाम है, तो आप उसको टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे, ठीक है। मेरे पास है तो मैं इसको टिक करके ओके कर देता हूं। मैंने ओके किया, मेरा एक टेबल बन गया, ठीक है। अब इसमें ना फॉर्मूलाज में देखो कहां पे फर्क आता है। जैसे ये था, ठीक है, अभी तक मैंने इसके अंदर वैल्यूज दी हुई है, इसे सम कर दो इन वैल्यूज का, ठीक है। अब इसमें अगर मैं दोबारा इसको सेट करना चाहूँ, ठीक है, मैं इसको हटाया, अब मैं इस पे क्लिक कर दूं, just give me a second, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, इस टेबल का नाम बना हुआ है टेबल 1, ठीक है, और उसके अंदर से वी आर टेकिंग मार्क्स, मार्क्स स्कोर, क्योंकि कॉलम का नाम ये है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है
कि मैं ना यही वाला कॉलम टिक कर रहा हूं, अब मेरे को बट सेल का नंबर देने की जरूरत नहीं है, मेरे को सेल नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर मैं इसको भी एंटर कर दूंगा तब भी आंसर सेम रहेगा, आंसर में कुछ चेंज नहीं हुआ, बट बिकॉज ये एक टेबल बना हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और इससे होता क्या है कि हमारे ना जो एरर आने के चांसेस होते हैं, जैसे अब D1 से D19 सिलेक्ट कर रहा हूं मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मर्जी सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक दो सेल ऊपर नीचे हो सकते हैं, देयर इज अ चांस, है ना। अब अभी के लिए तो वी विल बी प्रीटी इट विल बी प्रीटी इजियर टू लाइक डिरेक्ट दिस, अगर कोई दिक्कत आती है तो इट विल बी प्रीटी इजियर, है ना, प्रीटी इजी। बट द पॉइंट इज कि जब आप बहुत सारे डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हो एंड उसमें से आपको कुछ रूल्स निकालनी है, कुछ चीजों पे वर्क करना है, सब ये तब ये ना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपने उसे टेबल में डिफाइन कर रखा है ना, सो आप वही कॉलम निकाल रहे हो, उतने ही सेल्स निकाल रहे हो, ये डिफाइन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सबसे पहला फायदा होता है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली टेबल बनाते हैं, ओके। अब लेट्स से मेरे को उसको सॉर्ट करना है, सो यहीं से मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं, तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहीं पे मेरा पूरा ये सॉर्ट हो जाएगा कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मेरे को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है वो मैं यहीं से कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से आई वांट टू अटैच अ फिल्टर, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे फिल्टर करना है इसे, और यहाँ पे बस बहुत सारे फिल्टर्स के ऑप्शन अवेलेबल आ गए कि इक्वल टू, नॉट डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, है ना। सो मैं अगर टॉप 10 निकालूं, यहाँ पे मैं एक्चुअली डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मेरे को टॉप 10 नहीं चाहिए, लेट्स से मेरे को टॉप 3 से बेस्ट चाहिए मेरे, तो वैसे यहाँ पे मेरे टॉप 3 आ जाएंगे, और यहाँ पे नंबर आया 4, मेरे पास जो नंबर आया वो 4 आया, मैंने मांगे 3 थे, 4 क्यों आया, सोचो। रीजन काफी ऑब्वियस है, रीजन बिल्कुल सामने दिख रहा है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, दो बार सेम है। हाँ क्योंकि दो बार सेम है। हमारा जो फिल्टर हम लगा रहे हैं वो ये नहीं निकाल रहा कि मैं टॉप 3 रोज दे दूंगा, मैं टॉप 3 मार्क्स दूंगा, वो ये निकाल, ठीक है। तो मैं टॉप 3 मार्क्स दे रहा है वो, सो 97 हुआ, 90 हुआ एंड 78, 78 दो बार हुआ। अब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कौन सा 78 रखना है कौन सा नहीं, तो इसलिए वो दोनों दे देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा टॉप का फिल्टर, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसको इस फिल्टर को हटाना है, सो आई कैन जस्ट सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से मैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम मार्क्स कोड क्लिक करूंगा, मेरा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन मैं सॉर्टिंग तो इसी तरीके से रहती है, मतलब सॉर्ट एक तरीके से वो रहता ही है, ठीक है। सो ये सब होता है, ये बेसिकली आपने टेबल बना दी, ठीक है। अब इतना काम कर लो आप भी, क्योंकि पहले ये टेबल वगैरह तो रेडी है ना आपके पास, हाँ ये वही खुला हुआ है। हाँ बस कंट्रोल डी करके उसके टेबल बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेबल तो बन गया। बन गया, ठीक है। मतलब मैं टेबल ही बना तो आपने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है, ठीक है। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर डेटा वैलिडेशन, ठीक है। बट डेटा वैलिडेशन से पहले लेट्स डू वन थिंग, जब ना इसमें कुछ फॉर्मूलाज हो रहे हैं वो सीख लेते हैं, हमने सब एवरेज वगैरह सीखा था, राइट, हमने, हाँ ठीक है, सब एवरेज वगैरह सीखा था, ठीक है। अब जो हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं वो आते हैं कंडीशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मूलाज में क्या क्या आते हैं हमारे पास, इफ, इफ, काउंट इफ, सम, चार हमारे मेन कंडीशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे इफ से, ठीक है। आई विल डू वन थिंग कि मैं इस शीट की जगह ना एक दूसरी शीट खोल लेता हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ, और दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज कॉपी कर लेना, सेव कर देते हैं, जस्ट ओपन अप दिस वन। ये क्या हो गया, हाँ, ठीक है।
सो ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ टोटल स्कोर क्रेडिट ये सब का टेबल बना रखा है। इसी तरीके से हमारा सब टेबल है, राइट। मैं वो शेयर कर देता हूँ बस। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेबल तो बना ही हुआ है, उसका हमने एवरेज निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। तो हमारे पास तीन तरीके से हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इफ एंड इफ का ही एक वेरिएंट होता है जिसमें हम एंड और लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा नॉर्मल इफ। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके अगर आपको फॉर्मूला दिखाऊं। सो इस तरीके से मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमने नॉर्मली इफ लिखा है, उसके बाद हमने डिफाइन करी है कंडीशन। ठीक है, तो मेरी कंडीशन है कि जो i9 है, मतलब परसेंटेज वाला इसके जस्ट साथ वाला जो सेल है, उसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 75। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर नहीं होती तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से ना उसके बाद ये डिफाइन करना होता है। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट विल से पास, अदरवाइज इट विल से फेल। ठीक है, ये है हमारे पास इफ का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बात करूं, इसके अंदर मैं लगा सकता हूं एंड और। ठीक है, तो मान लो अभी तो मैंने एक कंडीशन दी, उसमें ट्रू होने पे क्या होगा वो बता दिया, फॉल्स होने पे क्या होगा वो बता दिया। अब मान लो मेरे को दो कंडीशन चाहिए कि दोनों ट्रू हो तभी वो बच्चा पास होगा, या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू हो तब भी बच्चा पास हो जाए, मतलब ऐसी कोई कंडीशन बनानी है। एंड और ऑल का बेसिक लॉजिक तो पता ही है। एंड मतलब जब दोनों चीजें होंगी तभी फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, और का मतलब कोई भी एक चीज ट्रू होगी तब भी फाइनल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, है ना। तो मैंने वही यहाँ पे किया है। सिमिलरली इफ का ही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे भी, सिमिलरली इफ का ही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे भी, है ना। बट उसके अंदर मैंने एंड लगा दिया। अब एक कंडीशन मैंने ये दे दी, तो 80 to H9, एंड दूसरी कंडीशन मैंने 80 इज ग्रेटर देन I9, सॉरी H9 इज ग्रेटर देन 80 एंड I9 इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू 80 से ऊपर होगी तभी अब पास दिखाएगा, वरना फेल दिखा देगा। सो कहने का मतलब कि जब ये दोनों वैल्यू टोटल स्कोर एंड परसेंटेज, ये दोनों वैल्यू 80 से ऊपर होंगी तभी वहां पे पास आएगा, वरना इट विल से फेल। ठीक है, सो अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, देख लेता हूं। इट इज सेइंग सब में पास, क्योंकि हर एक में सारी वैल्यू 80 से ऊपर है मेरी, इसलिए सब में पास। बट लेट्स से मैं यहाँ पे इसको 90 इसको अगर मैं यहाँ पे इसी वजह से आ रहा है तो मैं कर देता हूँ, मैं इसमें लेट से -15 कर देता हूँ। -15 गया, 69 आ गया, है ना। सब में -15 हो गया क्योंकि टेबल बना हुआ है ना, तो मैं किसी में भी कुछ भी चेंज कर रहा हूँ सब में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों मेरे 80 से ऊपर है, तो इट इज सेइंग पास। बाकी सब में, क्योंकि ये तो मेरे 80 से ऊपर है बट ये सारे कोई भी 80 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे सब में फेल दिखा दिया। ठीक है, ये होता है मेरा इफ एंड एंड। इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा देखो, हाँ मैंने सब में करने दिया, यहाँ पे भी ये भी एक में भी हो गया, तो यहाँ पे इसमें फेल दिखा रहा है, बाकी सब में पास दिखा रहा है, क्योंकि बाकी सब दोनों 80 से ऊपर है। अब एक इसमें 80 से ऊपर है, एक नीचे है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो फेल दिखा रहा है। ठीक है, ये होता है मेरा इफ विद एंड। ठीक है, अब मैं एंड की जगह पे यहाँ पे और भी लगा सकता हूँ, तो जो भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये पास या फेल दिखाएगा उस हिसाब से। ठीक है, अब लास्ट वन इज माय इफ्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब बड़ा भी क्या, इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी कंडीशन चाहिए। बट इफ्स का क्या मतलब होता है कि अब मैं ना मल्टीपल कंडीशन देके मल्टीपल आउटपुट ले लेता हूँ। कि मान लो अभी तो क्या हो रहा था कि एक कंडीशन दे दी, दो कंडीशन दे दी, दोनों सेटिस्फाई हो रही है तब वो आउटपुट आ रहा है, एक सेटिस्फाई हो रही है तब वो आउटपुट आ रहा है, या दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रही है तब वो आउटपुट आ रहा है ना। सो आउटपुट इज लिमिटेड, कंडीशन में बढ़ा सकता था, बट मेरे को क्या चाहिए कि अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई होने पे अलग अलग आउटपुट आए, तो इसलिए हम यूज करते हैं इफ्स का। ठीक है, इसमें मैंने क्या डिफाइन किया है कि जो I9 है, वही अगेन ये जो परसेंटेज है यहाँ पे, अगर 90 से बड़ी है तो इट विल से एक्सीलेंट मार्क्स, और 75 से बड़ी है तो इट विल से गुड मार्क्स, एंड अगर 50 से बड़ी है इट विल से एवरेज मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ट्रू। ट्रू मतलब
कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। ये कंडीशन तो ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकती है। मैंने बता दिया कि अब जो अगली कंडीशन है ना वो ऑलवेज ट्रू है। मतलब बेसिकली कहने का क्या हो गया कि बचे हुए सब में क्या आएगा, बचे हुए सब में फिर से फेलिंग मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आपका एफ लगता है। आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल आउटपुट दिखाने होते हैं, तब आप एफ लगाते हो। ठीक है, अब जो आप एफ लगा रहे हो ना, तो उसका एक रूल याद रखना। ठीक है, उसका रूल क्या है कि जिस कंडीशन की ट्रू होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, कंडीशन की ट्रू होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, उसको आप सबसे पहले रखोगे। ठीक है, मैंने उसी हिसाब से देखा है, देखो 90 से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी कम है, मैंने उसको सबसे पहले रखा है। 75 से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी 90 से ज्यादा है ना, तो इसको मैंने सेकंड पे रखा है। 50 से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी इन दोनों से ज्यादा है कि 90 से भी ज्यादा, ज्यादा बच्चों का 90 आने के चांसेस कम है, 50 से ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। और उसके बाद मैंने ट्रू रखा ही है। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, दो स्टूडेंट लेते हैं कि एक क्या है 95 और एक क्या है लेट्स से 55। ठीक है, अभी 90 सबसे पहले है, तो 95 वाले का इस कैटेगरी में आ गया, उसने एक्सीलेंट मार्क्स दिखा दिया, खत्म हो गया। ठीक है, अब 55 वाला आ गया, 50 वाला इस कैटेगरी में आया नहीं, वो आगे बढ़ा। इस कैटेगरी में आया नहीं, वो आगे बढ़ा। इस कैटेगरी में आया हाँ, तो उसने एवरेज मार्क्स दिखा दिया। पर लेट्स से मैंने आई 9 ग्रेटर देन 50 सबसे आगे लिख दिया होता, तो 95 वाले में भी कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो उसके भी एवरेज मार्क्स आते। 55 वाले में भी कंडीशन सेटिस्फाई होती, उसके भी एवरेज मार्क्स आते, दोनों के एवरेज आते। दोनों पॉइंट, तो इसलिए जिस भी कंडीशन की ट्रू होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम हो, उसको हम सबसे आगे रखते हैं, ताकि हमारे जो डेटा है प्रॉपर्ली फिल्टर होते हुए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला और लिख लो, तो ये तीनों फॉर्मूला और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट वाला दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें आई नाइन हमारा वो है ना जो मार्क्स स्कोर हुए हैं। द परसेंटेज बन गई, परसेंटेज है आई नहीं कि मैंने लास्ट में परसेंटेज निकाल लिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मुला दिखाया है, इनका यूज आप अपने टेबल पे आराम से कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको करना हो। ठीक है।
अभी जैसे मैंने ये वाली कंडीशन लगाई, तो पहले तो इसमें सब में ट्रू आ गया कि सारे नंबर 75 से बड़े थे। ओके मैंने बाद में नंबर को जब 67 करा, वो भी लेकिन ट्रू शो कर रहा है। देखते हैं क्या दिख रहा है। तो किसको लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक्चुअली हम आपको क्लिक करता अच्छा नहीं, वो मास्टर लगाने के लिए तो क्या वो टेक्निकली स्टिक होता है, बट जब तक इसके अंदर लाइक एरे में आपको ना इस तरीके से लगाना होता है। जी, एक स्प्लिट करके नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने मार्क्स को यहाँ पे ऐसे लिखा है, इस तरीके से, या फिर इसके आगे आप टेबल पर लिख सकते हो, और किसी और शीट में कर रहे हो ना, इसके आगे टेबल पर लिख सकते हो। जो हैशटैग आ गया ना, वो पता नहीं आपने कैसे कहाँ पे लिखा था, वैसे तो आप ड्रैग करके उसके कोई जैसे मर्जी करो, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँ ना, मैं इसके ऊपर में क्लिक कर देता हूँ तो, बट ना यहाँ पे ये इशू देगा, ये हेडर नहीं लगा यहाँ पे, should be simply like this, but मास्क ये ज्यादा ना मैन्युअली लिखने के लिए होता है चीज, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरीके से करना होता है। तो यूज कर। चलिए अब ये वाला कर लो, मतलब मेरे पास कंडीशन आगे पीछे है, बट सेकंड वन इज दिस, ठीक है। सो अभी अगली वीक तो आने का प्लान है ना तुम्हारा? हाँ जी, अगली वीक तो आने का प्लान है ना? अगली सैटरडे संडे। हाँ अभी तक तो हाँ जी, सोचा तो यही है कि आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। बट अगर तुम किसी दिन नहीं आ रहे हो ना, तो ग्रुप पे एक बार मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। मेरा एक्चुअली दिक्कत ये रहती है कि अगर जैसे कल की बात है, कल मैं आने वाला था, लेकिन मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा पहले काम पड़ गया, तो फटाफट निकल जाता हूँ, तो याद नहीं रहता मैसेज करने का। तुम बाद में कर दिया करो, बाद में। इन्फॉर्म कर दिया करो कि आज ये रीजन था, इस वजह से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हो गया सर। ओके ठीक है। अब इसके बाद ये तुम्हारा लास्ट कंडीशनल, मतलब कंडीशनल का लास्ट में इफ्स का लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम सब में फिर काउंट करेंगे, वो भी देखेंगे कैसे क्या होता है, मैं सभी बताऊंगा।
क्या पर ये सर एरर है। भी आते हैं इसको क्या है हमारा एक्चुअली कौन सा वर्जन है ये? ये 2016 है। हाँ काफी पुराना है, इसमें इसका फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ ये इशू है कि इसका फॉर्मूला ही नहीं है इसमें if ऐसे तो। हाँ इसलिए नहीं चला क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ना 2 दिन फॉर्मूला जो आज के करने हैं मैं करा देता हूँ, और फिर तुम बोलोगे तो तुम्हारा अपडेट अपडेट कर दूँ। हाँ, तो इसको अपडेट कर दूँ, ठीक है अपडेट कर देंगे, कुछ नहीं है। तो मैं फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हो गए विच आर कॉल्ड काउंट एंड सम, ठीक है। मतलब मैं काउंट करूंगा एक कंडीशन के बेसिस पे कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है मैं सिर्फ उन वैल्यू को काउंट करूंगा, सम में मैं उन वैल्यू को प्लस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहीं पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगा देते सबसे पहले सम में, या काउंटर पे लगाते हैं पहले, तो मैंने लिखा काउंटर, ठीक है। इसके अंदर आई विल गिवन एरे और रेंज, तो मैं ये परसेंटेज का पूरा रेंज यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। इतना मैंने रेंज से दे दिया, और अब मैं करूंगा इन डबल कोट्स स्ट्रिंग की तरह एक मैं कंडीशन डाल सकता हूँ, तो ग्रेटर देन लेट्स से 80, ठीक है। तो क्लोज किया, तो 5 ऐसे सब्जेक्ट है मेरे पास जो ग्रेटर देन 80 है, ठीक है। टोटल मेरे पास 6 थे, ये ग्रेटर देन 80 नहीं था, तो उसने 5 का काउंट दे दिया, ठीक है। सेम तरीके से मेरे पास आता है सम इफ, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आता है सम इफ, सम इफ में मैं यही करूंगा, इसके अंदर ये रेंज दूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं दूंगा एक कंडीशन जिस ग्रेटर देन, लेट्स से दोबारा 80 कर देता हूं, है ना। तो एंटर किया 449, मतलब कि जो मेरी परसेंटेज है ये, इसमें से अगर मैं इसको हटा दूं तो इन सब का टोटल सम इज 449, ठीक है। तो ये होता है आपके काउंटर एंड सम, ठीक है। अगर ये भी कर लो, ये तो आपके में होनी चाहिए, ठीक है। क्लास के लास्ट में ना 5 लास्ट के 5 10 मिनट में आपको एक बार अपडेट कर देंगे, तो इट विल वर्क। फॉर्मूला दिखाओ। अच्छा
क्या तो बताओ तो सही, करने के बाद वो किसी में जाओगे। लोगों वाला भी कर लो। ये सब एक वाला भी। अच्छा कर लिया, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, अब ये थे हमारे पास कंडीशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके बाद ना हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिनको हम टेक्स्ट फॉर्मूलाज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो कंडीशन से नंबर्स के ऊपर हमने किया था एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट, राइट। तो उस तरीके से था। अब जो हमारे पास टेक्स्ट के कॉलम्स है, लेट्स से ये वाले कॉलम्स जो है ना, इसके ऊपर मान लो मेरे को फॉर्मूलाज लगाना है, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो इसके तीन मेन फॉर्मूला होते हैं और एक सेकेंडरी फॉर्मूला होता है। तो तीन मेन फॉर्मूला होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेफ्ट, राइट एंड मिड। ठीक है, मिड। ठीक है, लेफ्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलाइनमेंट ऊपर से कर सकते हो, वो नहीं है। लेफ्ट का क्या मतलब है कि मैं उसमें ना एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दूंगा, तो लेफ्ट से उतने कैरेक्टर वो ले लेगा। ठीक है, तो लेफ्ट से थोड़ा छोटा करते हैं और मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेफ्ट। ठीक है, अब व्हाट आई वांट इज, कुछ फिल्टर लगा हुआ है क्या? फिल्टर लगा हुआ था। ठीक है, व्हाट आई वांट इज कि मैं इसमें से ना शुरुआत के तीन मेरे सब्जेक्ट के नाम है, मतलब शुरुआत के जो तीन लेटर है वो मेरे सब्जेक्ट के नाम है, तो मैं ये नहीं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट लिखूंगा। ठीक है, इसके अंदर आई विल डू द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये दे दिया एंड इसके बाद मैं दूंगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे दूंगा 3, बराबर ये आएगा, है ना। अब मैं इसको आगे स्क्रॉल डाउन करूंगा, मेरा सबका आ जाएगा। मतलब 2 रह गए, बट कोई नहीं, समझ गए, ये होता है लेफ्ट का काम। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं राइट लगाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं राइट लगाऊंगा, राइट में अगेन मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, और अब इसके साथ मैं अगेन 3 दे देता हूँ, तो क्या हुआ, लास्ट के 3 निकाल दिए। नहीं नहीं, लास्ट के 3 आ गए। हाँ मतलब जो बचे थे वो निकाल। हाँ, ये वाला पीछे से 3 कैरेक्टर ले लिए इस तरीके से, लाइक मिडल वाले में वो मिडल निकाल देगा। मिडल नहीं निकालेगा, वो मिडल से कैरेक्टर्स निकालेगा हमारी कंडीशंस के बेसिस पे। मैं इसमें पूरा आगे तक स्क्रॉल आउट करते हुए तो ये x25 आएगा, क्योंकि सारे हर एक के अंदर हमने लास्ट के 3 जो कैरेक्टर हमारे x25 भी है। ठीक है, अब मिड क्या होता है, मिड के अंदर आपको 2 चीजें देनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप सिंपली अपना वही दोगे जैसे मैंने हिस्ट्री दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे को टी से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है। ठीक है, तो टी मेरा कौन सा हुआ, 4th कैरेक्टर है। ठीक है, तो 4th कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और आगे से 4 कैरेक्टर उठाने हैं, आया समझ। ठीक है, तो इसमें भी किसी में भी अगर मैं करूंगा तो इसी तरीके से करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो देखो, इसने 4th कैरेक्टर से स्टार्ट किया, 4 कैरेक्टर उठाए। ये चीज आपको कंप्यूटर में काफी अच्छे से समझ आएगी। तो कंप्यूटर में 4th कैरेक्टर इज पी और पी यू टी ई, 4 कैरेक्टर हो गए। आर उठाया नहीं इसने, तो पी यू टी ई टी एस। दिस इज लेफ्ट, राइट एंड मिड। ठीक है, एंड द लास्ट जो इसके अंदर होता है आपका, वो होता है कॉन्कैट। कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, जो आपको 2 सेल्स को मिला के लिखना हो, मतलब 2 सेल में वैल्यूज है आपकी एंड उसको मिला के लास्ट सेल में लिखवाना है आपको। ठीक है, और दोनों सेल में टेक्स्ट वैल्यूज है, मतलब ये आपका टेक्स्ट पे भी वर्क करता है, ये आपका नंबर से भी वर्क करता है, किसी भी वर्क करता है ये। ठीक है, सो लेट्स से बस ये मार्क्स आ रखे हैं, ये टोटल मार्क्स है, तो मैं इसको ना वैसे लिख पाता हूँ कि 98/100 उस वाले फॉर्म में लिख पाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्कैट। ठीक है, सो यहाँ पे आई विल डू इक्वल टू कॉन्कैट। कॉन्कैट जो है वो होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, मतलब 2 टेक्स्ट को जोड़ने को ना कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, सो कॉन्कैट इज शॉर्ट फॉर दैट। ठीक है, अब इसके अंदर और मुझे देना टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 विल बी माय दिस वन। ठीक है, इसका कॉमा करके अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 2 में ना यूजुअली मेरा क्या बनोगा, मैं दूसरा टेक्स्ट दे दूं, बट बीच में मैं एक स्लैश लगाना है, तो मैं इस तरीके से एक स्लैश भी ऐड कर सकता हूँ बीच में। जरूरी नहीं है कि जो सेल्स में मेरा डेटा लिखा हुआ है सिर्फ वही मैं इसे दूं, मैं मैन्युअली भी कुछ भी डेटा
दे सकता हूँ इसे बीच में, ठीक है, कॉमा करके अगेन आई विल डू दिस, ठीक है, एंटर करूंगा 98/100 आ गया, मैं इसको आगे ड्रैग कर दूंगा, मार्क आउट ऑफ 100 लिख के आ गए, ठीक है, ये होता है कंकैटिनेशन, ठीक है ना। तो ये भी कर लो आप, और आज के लिए फिर नहीं करेंगे, आना नेक्स्ट टाइम, आना नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दूंगा, क्योंकि तो मेरे को एक और क्लास लेनी है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका एक्सेल अपडेट कर दूंगा 2 तरीके से, ठीक है। और अगर आप खुद कर लोगे तो मैं आपको सेटअप फाइल दे देता हूँ, खुद कर लेना, बताओ कर पाओगे? मैं अगली बार तो थोड़ा जल्दी आता हूँ, 10-15 मिनट। हाँ वर्क्स। चार हो गए, ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं आपकी, ठीक है ना। सो ठीक है, थैंक यू, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, ओके। अगर आपको बीच में आना हो तो डेफिनेटली आ जाना, 12 बजे हमारा एक्सेल का बैच चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप आगे बैठ सकते हो, और थोड़ा सा आगे है आपसे, मतलब 2-3 क्लास आगे है, तो मेरे फिर आने का फायदा नहीं होगा। हाँ पॉइंट इज दैट, क्योंकि अगर मार्केट पर तो देख के सोचूंगा पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं हम जैसे कि अगर आपको लाइक आना हो तो आप आ सकते हो, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। इसलिए पूछा कि आपका अगर टाइम होगा पढ़ाने का तो ही आऊंगा, वरना आने का मेरा नहीं यार, पॉइंट तो ये है ना कि कोई नया बैच स्टार्ट हो नहीं रहा है, एंड जो वीकेंड पे चल रहा है फिर भी फ्री होता हूँ, वीकेंड पे अगर तुम थोड़ा जल्दी भी आना चाहोगे तो वर्क्स, बट वीकडेज में पूरा पैक्ड होता है मेरा शेड्यूल, वहाँ पर टाइम निकालना मुश्किल है। कोई नहीं, मैं फिर नेक्स्ट वीक में आ जाऊंगा। नेक्स्ट वीकेंड आना, थोड़ा जल्दी आ जाना, बेशक कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, चलो ठीक है, थैंक यू।